क्या आपको पता है कि भारत में राज्यपाल का चुनाव जनता नहीं करती, जबकि अमेरिका में राज्यपाल का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। तो आखिर भारत में अलग व्यवस्था क्यों है? चलिए इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? आज हमारी राज्यपाल की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बेसिक बात की थी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधने से पहले ये समझते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का उल्लेख कहाँ-कहाँ मिलता है। आपको पता होगा कि मैंने भाग फर्स्ट में ही राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेदों को एक साथ एक सारणी के रूप में आपको बता दिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 153 के बारे में। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन उसके कुछ समय बाद 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये प्रावधान किया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इस 7वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 154 के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। साथ ही राज्य का जो विधित प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। विधित प्रमुख, राज्य के विधित प्रमुख राज्यपाल होते हैं और तथ्यत प्रमुख वो मुख्यमंत्री मंत्री होते हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अमेरिका में राज्यपाल को जनता द्वारा चुना जाता है और भारत में राज्यपाल का निर्वाचन या नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। तो इस बात को समझ, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में हमें दो मॉडल मिलते हैं, एक अमेरिकी मॉडल और एक है कनाडा मॉडल। अमेरिकी मॉडल में राज्यपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि कनाडा मॉडल में राज्यपाल का निर्वाचन केंद्र द्वारा किया जाता है। जब भारतीय संविधान सभा के समय ये प्रश्न उठा कि भारत के लिए किस तरह के मॉडल को अपनाया जाए, तो उन्होंने कनाडा मॉडल को अपनाना स्वीकार किया। इसके पीछे उनके कुछ कारण थे जो हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात यह थी कि देश के विभाजन के समय यह बात महसूस की गई कि केंद्र का मजबूत होना अति आवश्यक है, वरना विभाजन जैसी समस्याएं आगे जाकर हो सकती है। दूसरी ये कि यदि राज्यपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों में शक्ति को लेकर प्रतिस्पर्धा और तनाव उत्पन्न हो सकता था, और इसी चीज को बनाए रखने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए केंद्र द्वारा चुना जाना ज्यादा उपयुक्त समझा गया। तीसरा यह था कि चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता, जिससे उसकी निष्पक्षता प्रभावित होती। यदि राज्यपाल सत्ताधारी दल का नेता होता तो वो उसी के पक्ष में कार्य करता, ना कि निष्पक्ष रूप से कार्य करता। चौथा था, राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए चुनाव पर धन खर्च करना उचित नहीं माना गया, क्योंकि नाम मात्र की शक्ति के नाम पर अधिक चुनाव करना, वयस्क मतदाताओं को चुनाव के लिए बुलाना, ये सारी ही चीजें समय और धन दोनों की बर्बादी थी। और साथ ही अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए नियुक्त राज्यपाल ही क्या माना गया, उपयुक्त माना गया। ठीक है, चलते हैं अगली बात। चलिए अब बात करते हैं राज्यपाल की अर्हताएं या योग्यताएं के बारे में। देखो, राज्यपाल के लिए संविधान में दो मुख्य योग्यताएं दी गई है। एक तो ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दो बातें जो है तुम्हें याद रखनी है। नंबर एक, कि वो जन्मजात भारतीय होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जन्मजात भारतीय होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कि अधिकतम आयु व शिक्षा के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसके साथ ही वक्त के साथ दो अन्य परंपराएं भी जुड़ गई है, जो ये है कि
एक तो राज्यपाल राज्य के बाहर का कोई व्यक्ति होना चाहिए, वो राज्य के अंदर का ही कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। दूसरा ये कि नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। ये दोनों परंपराएं वक्त के साथ जोड़ दी गई है। तो देखो, अब बात करते हैं कुछ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आयोग जिन्होंने अलग अलग समय पर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अलग अलग सलाह और सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन विभिन्न आयोगों के बारे में जिन्होंने सलाह दी है। इनमें नंबर 1 पर आता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो 1966 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और इन्होंने सुझाव दिया था कि एक व्यक्ति केवल एक बार ही राज्यपाल बने। उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर राजमन्नार आयोग, जो 1969 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह से हो। बात करते हैं अगले आयोग के बारे में, जो है सरकारिया आयोग, जो 1983 में गठित हुआ। इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। इसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का हो तथा वह सक्रिय राजनीतिक न हो, यानी कि उसका वर्तमान में किसी भी राजनीतिक दल से संबंध ना हो। इसके बाद में अगला आता है वेंकट चलैया आयोग, जो सन 2000 में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष थे एम एन वेंकट चलैया। इसने सुझाव दिया कि चयन समिति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो। अगला आता है पूंजी आयोग, जो सन 2007 में था। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पूंजी। सुझाव था कि राज्यपाल को निश्चित कार्यकाल मिले तथा उसे मनमाने ढंग से न हटाया जाए। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिनका हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज आज क्या क्या पढ़ा और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। तो बात करते हैं जो हमने पढ़ा अनुच्छेद 153, जिसमें उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और साथ ही संविधान संशोधन द्वारा जो बदलाव किया गया उसके बारे में हमने बात की। साथ ही हमने बात की अनुच्छेद 154 के बारे में, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसके अलावा हमने बात की अनुच्छेद 155 की, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में उल्लेख मिलता है। वो नियुक्ति क्या कैसे की जाती है इसके बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली है। साथ ही हमने 157 की बात की, अनुच्छेद 157 की, जिसमें राज्यपाल की अर्हताएं या योग्यताएं थी, जो मैंने बताई थी 2 योग्यता, उसका उल्लेख अनुच्छेद 157 में है। और साथ ही 2 परंपराएं हैं, वो दोनों परंपराएं भी अनुच्छेद 157 के अंतर्गत ही आती है। और भारत में जो राज्यपाल का पद ग्रहण किया गया है वो कनाडा से ग्रहण किया गया है। साथ ही राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के आज्ञा पत्र द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आज्ञा पत्र द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आज्ञा पत्र आज्ञा पत्र द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो आज के लिए धन्यवाद। आपने इतना पढ़ा, इतना सीखा, समझा, उसके लिए देखो वीडियो जरा सी पसंद आई है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ, मोटिवेट रहूँ। और जो भी वीडियो में तुम लोगों को कमी लग रही है उसको मैं धीरे धीरे सुधार दूंगा, क्योंकि मेरे पास संसाधनों की कमी है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।